चुके हैं धीरज पांडे जी। वर्तमान में अपना पद बताएंगे, अपना पूरा डिटेल प्रक्रिया बताएंगे, कब से यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और क्या इंटरेस्ट इनको हुआ कि यूनिवर्सिटी से जुड़े, कांग्रेस से जुड़े। कांग्रेस बढ़ती गई, घटती गई, प्रदेश में आगे घटती गई, बढ़ती गई, देश में आज उसकी स्थिति क्या है और स्थिति अगर है तो क्यों है, इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं। तो कई मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इनका हम अभी परिचय तो आपको बता दें धीरज पांडे, लेकिन इनका प्रेजेंट टाइम में प्रदेश में क्या स्थिति है या इनका क्या पद है, इसके बारे में से पूछेंगे, फिर उसके बाद में डिटेल करेंगे। तो भैया सबसे पहले अपना बताइए कि पद क्या है इसमें आप। बहुत बहुत धीरज पांडे मेरा नाम है, मैं यूथ कांग्रेस का प्रदेश महासचिव हूँ प्रेजेंट में जी। प्रदेश महासचिव हैं, तो आप यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव, मतलब पूरा प्रदेश के अंतर्गत आप घूमते टहलते होंगे, जानते सुनते होंगे, लोगों की बात सुनते होंगे। तो हम अभी लगभग 4 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 4 राज्यों में। झारखंड हो गया और हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र हो गया और जम्मू कश्मीर हो गया। तो इसमें पार्टी आपका क्या स्टैंड लेके चल रही है, मतलब क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगी पार्टी? देखिए, आप देख रहे हैं कि लगभग पिछले 10 सालों से पूर्ण बहुमत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही। जिन आकांक्षाओं और उम्मीदों से नौजवानों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने उनका चयन किया था, उस पे वो पूरी तरीके से विफल साबित हो चुके हैं। नौजवानों को उन्होंने हर साल 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था। आज बेरोज़गारी की आलम इतनी है कि अभी पुलिस की जो वैकेंसी उत्तर प्रदेश में निकली है उसमें 4 लाख पोस्ट हैं और 50 लाख आवेदन हैं। होना तो 4 लाख लोगों का है, बाकी जो 46 लाख लोग बचे। तो आप बेरोज़गारों का आंकड़ा इससे ले सकते हैं कि हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, तो कितनी ज़्यादा बेरोज़गारी है और नौजवान किस तरीके से हतोत्साहित है इस सरकार में। न कोई लेखपाल वैकेंसी निकल रही है, न कानूनगो की वैकेंसी निकल रही है, न किसी कोर्ट में वैकेंसी नहीं निकल रही है, न PWD की कोई वैकेंसी निकल रही है। किसी तरीके की कोई वैकेंसी नौजवानों के लिए नहीं है, न ही उनका चयन हो पा रहा है। तो बेरोज़गारी का आलम इतना चरम पर है जिससे नौजवान हतोत्साहित है और वो बदलाव लाना चाहता है। महिला सुरक्षा की बात आप कर लें तो महिलाओं की स्थिति क्या है, धीरे धीरे और महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। अभी बंगाल में एक रेप कांड हुआ, बहुत विभत्स रेप कांड हुआ। उस महिला के साथ इतना भयानक रेप कांड हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को उसमें स्वतः संज्ञान लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को तलब किया, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव को तलब किया और जवाब उस पर मांगा। उस पर जवाब उस पर दिया गया है। ऐसी घटनाओं को कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए इस हिंदुस्तान में, जहाँ यत नारी पूजनते की बात हम करते हैं। तो जहाँ नारी की पूजा हम हिंदुस्तान में करते हैं, उस तरीके से इस हिंदुस्तान में इस तरीके से विभत्स घटनाएं हो रही हैं। सिर्फ बंगाल की घटनाएं नहीं, उत्तराखंड में एक महिला के साथ बहुत विभत्स घटनाएं हुई। अभी अयोध्या की एक घटना है जिसमें एक विभत्स घटना एक बच्ची के साथ हुई। आप यहाँ देखते होंगे कि अभी दुद्धी का भारतीय जनता पार्टी का विधायक था राम दुलारे गोंड, जो एक नाबालिग से रेप के बलात्कार के मामले में आज सजा काट रहा है। 54 की ये घटना है, एक लड़की ने फांसी लगा लिया। तो लगातार जनपदवाज किसी प्रदेश को कोसने का कि सिर्फ बंगाल की बात हम करें या उत्तराखंड की बात करें या जहां हमारी सरकार है वहां की बात हम न करें, जहां हमारी सरकार नहीं है वहां की बात हम करें। तो इस तरीके की गंदी राजनीति आजकल के नेताओं को कतई नहीं करना चाहिए। ये जो विभत्स घटनाएं, रेप और बलात्कार की, नारियों के असम्मान की जो घटनाएं घट रही हैं, ये कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है और इस पर रोक नहीं लगाया जा सका है। घटनाएं घट रही हैं, कानून कड़े बना दिए जा रहे हैं, लेकिन उन कानूनों का अनुपालन नहीं हो पा रहा है या उन कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है। सीधे साधे आदमी कभी कभी झूठे मुकदमे में फंस जा रहे हैं, तो उनको तो फांसी देनी नहीं जाएगी। लेकिन जो विभत्स घटनाएं हैं, जो साबित हैं, जिसपे पीड़िता का मौत हो चुका है, ऐसे घटनाओं पे तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। राज्य सरकारों को, पुलिस प्रशासन को आगे आना चाहिए और नेताओं को एकजुटता के साथ आवाज़ उठानी चाहिए। ये महिलाओं की बात हो गई। बुजुर्गों की बात हो गई। बुजुर्ग जो हैं वो परेशान हैं, किसान ऑलरेडी परेशान है, MSP की मांग कर रहे हैं। आज कोई साबुन हम 5 रुपए की लेते हैं, लाइफ बॉय साबुन लेते हैं तो उस पर एक दाम फिक्स है कि साबुन का दाम है। कोई शैम्पू लेते हैं तो उसका एक दाम फिक्स कि इतना दाम फिक्स है। आज हम धान का खरीद कर रहे हैं, उसका कोई रेट ही फिक्स नहीं है। पता चला हमारी उपज ज़्यादा हो गई और हमारी लागत जो है वो ज़्यादा लगी हुई है और जो धान का हमारा रेट है वो बहुत कम MSP मिल रहा है उसका। तो किसान भी परेशान है। खाद की बोरी जो है, उसी खाद की बोरी में दाम बढ़ा दिया गया है, उसकी वजन कम कर दी गई है। तो तमाम जो GST लगाई गई है सरकार द्वारा,
कृषि संसाधनों पे हम ट्रैक्टर खरीदने जाएं या ट्रैक्टर के पार्ट्स खरीदने जाएं या किसानी के पार्ट्स खरीदने जाएं, वो दिन दूनी रात चौगुनी उसमें बढ़ोतरी हो रही है। तो किसान मूल रूप से परेशान है, नौजवान भी परेशान है, महिलाओं की स्थिति आप पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ ये देख रहे हैं। इन सभी मुद्दों पे हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं और कांग्रेस की सरकार आने पर एक मजबूत कानून लाया जाएगा और नारी सुरक्षा को लेके एक अच्छी दृष्टिकोण बनाई जाएगी, जिससे कि नारी का, महिलाओं का, छात्रों का सम्मान हो सके। तो ये बताइए, आपकी पार्टी भी जो इंडिया अलायंस लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें आपकी पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। ममता दीदी भी कुछ दिन साथ रही कांग्रेस के, लेकिन छटक गई बाद में। तो जो पश्चिम बंगाल की बात की है, पश्चिम बंगाल में तो भाजपा की सरकार है नहीं। अयोध्या में जो रेप हुआ वो मुस्लिम जो चेहरा है वो समाजवादी पार्टी, आपके पार्टी गठबंधन का वो आदमी है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, अगर हम कहीं राम दुलारे गौड़ जो भाजपा का विधायक था अगर उसको कोसते हैं तो अयोध्या में जो सोनभद्र की बात कर रहे हैं, जो घटना अयोध्या में हुई उस घटना में अगर समाजवादी पार्टी का नगर अध्यक्ष अगर उसमें आरोपी पाया जाता है तो उसके ऊपर पूरी की पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसमें जांच कमेटियां बैठाई जाएं और उसकी जांच कर उस लड़की को न्याय दिलाया जाए। उस ऐसी घटनाओं को, मैंने जैसे पूर्व में कहा कि रेप और बलात्कार और नारी के असम्मान की जो घटनाएं हैं उस पर हमारी पार्टी का स्टैंड पूरा का पूरा क्लियर है। अगर हमारा भाई भी अगर किसी तरीके से गलत करता है, ये तो राजनीति है, हमारे परिवार का भाई भी अगर किसी तरीके का गलत करता है, वो किसी आरोप में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसे बिल्कुल सजा होनी चाहिए। पर्सनल सोच है आपकी, पार्टी की सोच है, पार्टी लाइन से? ये पार्टी की भी सोच है। बंगाल की घटनाओं पर प्रियंका जी ने बोला है, राहुल जी ने बोला है, हमारी वहाँ की यूथ कांग्रेस की इकाई ने उस पर प्रोटेस्ट किया है, विरोध किया है, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए नहीं होना चाहिए। अगर एक घटना अगर बंगाल की वो हाईलाइट हो गई तो उत्तराखंड की घटनाओं पे भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी घटनाओं पे चर्चा होनी चाहिए। जैसे हाथरस में हुआ, उन्नाव में हुआ, कठुआ में हुआ। संगीत सोम इनका विधायक है, कुलदीप सेंगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, चिन्मयानंद रेप के आरोपी हैं, उनकी जो है मुकदमा उत्तर प्रदेश सरकार वापस ले रही है। तो ये गंभीर सवाल है कि हम नारी सम्मान में किस तरफ जा रहे हैं। अयोध्या की जो घटना है वो बिल्कुल दुखद है। अगर वो आरोपी है उसकी सजा कानून देगी और अगर वो बिल्कुल अगर दोषी है तो उसको कड़ी से कड़ी उसकी सजा होनी चाहिए, जो एक मिसाल बननी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पार्टी लाइन भी है, आपका पर्सनल सोच भी है, पार्टी की लाइन यही है कि मतलब अगर किसी के साथ बलात्कार होता है, रेप होता है, गलत काम होता है तो पार्टी उस पर पीढ़ी के साथ खड़ी होगी। और जैसे अभी बताया आपसे कि 10 विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाले हैं, उसमें क्या पार्टी का क्या स्टैंड होगा? आप मतलब उधर जाइए, पार्टी का क्या स्टैंड हो उसमें? मतलब आप समाजवादी पार्टी के साथ मिल के चुनाव लड़ेंगे या कुछ टिकट गठबंधन बंटवारा होगा, क्या इस पर क्या स्टैंड करेंगे? देखिए, अभी आपने जो इसके पहले सवाल पूछा कि पार्टी का क्या स्टैंड है रेप के घटनाओं पे, तो मैं साफ साफ कह देना चाहता हूँ कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी जी रही हैं, जो खुद एक महिला हैं। हमारी राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही प्रियंका जी, खुद हाथरस, उन्नाव और तमाम घटनाओं पे उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो इन घटनाओं पे किसी भी प्रकार का कहीं से कोई सहानुभूति, अगर मेरा भाई भी अगर हो, अगर वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर हो, अगर नेता भी अगर इस पार्टी का हो, तो कतई उस चीज़ को सही नहीं साबित किया जा सकता। वो चीज़ें गलत है, ये घटनाएं अलग हैं, लेकिन चुनाव एक अलग चीज़ है, विचारधाराएं एक अलग चीज़ है। किसी दल में अगर 2-4 आदमी अगर गलत हो जाते हैं, अगर संगीत सोम, कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद और राम दुलारे गौड़ अगर ये आरोपी हैं, अगर ये जेल में है बलात्कार का, तो हम उसकी सज़ा नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को जेल में डालकर नहीं दे सकते। कानून उनको ही सज़ा होती है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि वो पीला गमछा वाला जो पार्टी है, राजभर की पार्टी है, निषाद राज की पार्टी है, इन पार्टी में भी तमाम नेता जो हैं जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता उच्च सदन, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर हैं जिन पे इस तरह के गंभीर आरोप हैं। ज़्यादा नेता उस पार्टी के हैं। तो ये जो घटनाएं हैं इसको कहीं ने सही साबित नहीं किया जा सकता है। चुनाव एक अलग प्रक्रिया है,
इंडिया जो गठबंधन है उसकी हमारे प्रमुख सदस्य हैं अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अभी 2017 के सरकार में रही है। चूँकि कांग्रेस पार्टी लगभग 34 सालों से उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। इस ज़िले का निर्माण कराने के बाद जब पंडित नारायण दत्त त्रिपाठी जी ने जब इस ज़िले का निर्माण कराया और नेहरू जी ने यहाँ रिहन डैम से लेके एनटीपीसी, हिंडाल्को, ओबरा तापी परियोजना, अनपरा तापी परियोजना, सोन पंप कैनाल परियोजनाएं और रिहन बांध और जो भी बांध यहाँ पे बने हैं, जो जी नहरें बने हैं, उन सभी का कार्य कांग्रेस के सरकारों में हुआ। लेकिन 1989 के बाद यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनी। लगातार कभी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, फिर मायावती मुख्यमंत्री रही, उसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री रहे, फिर राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री रहे, फिर मुलायम सिंह मुख्यमंत्री रहे, फिर मायावती मुख्यमंत्री रही, फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे। आज उत्तर प्रदेश में 10 सालों से योगी आदित्यनाथ की सरकार है। तो इन 34 सालों में एक युवा पीढ़ी गुजर गई। हमारी 36 साल उम्र है, मतलब हम 2 सालों के रहे होंगे तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। तो लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर आप 34 साल पुरानी पार्टी जिसकी सरकार है उसको अगर आप कोसेंगे तो ये कतई नहीं गलत है। और मैं चैलेंज देता हूँ भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो और भी जो पार्टियाँ हैं कि जो भी काम, कल कारखाने, उद्योग धंधे इसी आपके जनपद, जहां हम जिस जनपद में बैठ के बात कर रहे हैं, अगर उन ऊंचाइयों तक अगर किसी दल ने छुआ हो तो वो अपने जिक्र कर दें कि वो कौन कौन से उद्योग, कल कारखाने उत्तर प्रदेश या जनपद सोनभद्र में लगाए हैं। हम सभी इन सभी मुद्दों को लेके, जो विकास की बात है, नौजवानों की रोजगार की बात है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। ARO की पेपर लीक हुई, उसके पहले भी कई पेपर लीक हो चुके हैं। जबकि बहुत मजबूत सरकार बनती है, पेपर लीक को रोकने में ये सरकार असफल रही। बेरोजगारी की आलम चरम पे है, महंगाई की आलम चरम पे है। जहां जिन विभागों में पूर्व में 30%, 40% काम लेने पे कमीशन लिया जाता था, आज वो 60% कमीशन लिया जा रहा है। तो आप सोचिएगा कि कार्य का मानक क्या होगा, विकास का मानक क्या होगा, जब किसी काम के लिए हम 60% जब कमीशन ही दे रहे हैं तो 40% में वो ठेकेदार क्या काम कराएगा। आरोप लगा रहे हैं आप गवर्नमेंट के ऊपर, मतलब क्या ठेकेदारी में जो काम होता है, जो भी काम होता है उसमें कमीशन बढ़ा हुआ है? बिल्कुल कमीशन बढ़ा हुआ है। नगर पालिका में चले जाइए, नगर पालिका ये रावटरगंज में विजय जैन चेयरमैन थे, 30% कमीशन था, किशमाड़ी गुप्ता थे 40%। आरोप लगा रहे हैं आप पंडित जी? नाम लेके लगा रहा हूँ। और जो भी ठेकेदार कार्यदायी संस्थाएं हैं उनसे आप इस चीज़ की जानकारी ले सकते हैं। आज रूबी प्रसाद जी चेयरमैन है, 50% कमीशन है। विकास नगर, इसी नगर जहाँ कचहरी में आप बैठे हुए हैं, ठीक इसके पीछे विकास नगर है। नाम तो उसका विकास नगर है, लेकिन आप जाइए देखिए जल जमाव की समस्याएं हैं, रोड उखड़ी हुई है, बिजली के पोल नहीं है, लोग लगभग 2-2, 300 मीटर केबिल और बांस बल्ली के सहारे से अपने घर बिजली ले गए हैं। तो विकास नगर की जब विकास की स्थिति ये है, कमीशन की स्थिति ये है, घुसखोरी की स्थिति ये है, आप थाने में चले जाइए, आपका काम नहीं होगा, दरोगा आपकी बात नहीं सुनेगा। तहसीलदार के पास चले जाइए, तहसीलदार आपकी आवाज़ नहीं सुनेगा। तो जब शासन प्रशासन के स्तर पर नौजवानों, युवाओं की जब आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो बात बिगड़ेगी। जब बात बिगड़ेगी और आपसे असंतुष्टि होगी तो निश्चित तौर पर सत्ता परिवर्तन होगा। क्या मतलब आप इन बातों को, जो बातें आप बताएं हमसे या फिर मीडिया के सामने जो रख रहे हैं, इन बातों को आप जनता के सामने रख नहीं पाते कि 34 साल से आपकी सरकार आ नहीं पाई यहाँ पे? इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए। क्यों नहीं सरकार आपकी आ पा रही है यहाँ पे? 34 साल हो गए, आपकी उम्र भी 34 साल हो गई बता रहे हैं आप। तो आप लगभग हम देख रहे हैं कि 15-16 साल से जुड़े हुए हैं आप कांग्रेस से। तो आपके पहले के जो लीडर थे या आप हैं प्रेजेंट टाइम में, तो आप लोग क्या कमी सा कर पा रहे हैं कि जनता के पास अपने मुद्दों को लेकर जा नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं कि आप सरकार पिछले 34 साल से इस स्टेट से गायब है? देखिए, हमें याद है कि 2012 से पहले श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हुआ करती थी। क्या में आ गई? हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्या ऐसा दबाव बना उनके ऊपर, क्या ऐसा आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगाया गया, ऐसी क्या घटनाएं घटी कि रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी में चली गई। जितिन प्रसाद की मैं बात करता हूँ। जितिन प्रसाद जी कांग्रेस की सरकार थी, उनके पिताजी भी कांग्रेस में बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे। जितिन प्रसाद जी कांग्रेस की सरकार में केंद्रीय मिनिस्टर हुआ करते थे और 2017 में योगी सरकार के खिलाफ उन्होंने ब्राह्मणों चेतना परिषद बनाया, जिसका लीड मैं सिर्फ स्वयं मैं सोनभद्र में किया करता था। और वो वर्चुअल बैठक कोविड के टाइम में वर्चुअल 300 ब्राह्मणों की बैठक उनके पक्ष में कराया था। उस वक्त रायबरेली में घटना ब्राह्मण परिवार के खिलाफ हुई थी, प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार की घटनाएं हुई थी। तमाम घटनाएं योगी सरकार में उस वक्त हो रही थी।
जिसका फायदा उठाकर जितिन प्रसाद ने ब्राह्मण चेतना परिषद बनाया और ब्राह्मण चेतना परिषद की राजनीति के बदौलत वो भारतीय जनता पार्टी में अपनी जमीन तलाशने चले गए। कुंवर आरपीएन सिंह की बात आप कर लें, कुंवर आरपीएन सिंह केंद्रीय मंत्री थे कांग्रेस पार्टी में, हाँ, और कद्दावर नेता हुआ करते थे। जगदम्बिका पाल पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं। तो क्या ऐसा दबाव मैं खुल के बोलना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये पुलिस के दम पर, ईडी सीबीआई के दम पर और अपने तमाम प्रोपगंडाओं के दम पर नेताओं को पहले तो बदनाम करती है। जैसे कि आप भी मैं कोयले घोटाले की बहुत जिक्र होती थी, 2G 3G घोटाले की बहुत जिक्र हुआ करती थी 2013-14 में। आज कोयले घोटाले का आरोपी किस दल का सदस्य है? भारतीय जनता पार्टी का। पाउडर बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी आपके हिसाब से? नवीन जिंदल आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। पवार साहब के जो वहाँ भतीजे हैं, आज महाविकास अघाड़ी छोड़ के वो शिंदे जो शिवसेना के साथ गद्दारी करके भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाया, एक नाथ शिंदे। तो अजीत पवार बहुत बड़े घोटालेबाज थे। यही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार, अमित शाह स्वयं जाके महाराष्ट्र में उनको घोटालेबाज कहा करते थे। आज वो घोटालेबाज अगर मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए तो वो ईमानदार हो गए। कनिमोझी की बात कर लीजिए, ए राजा की बात कर लीजिए, ऐसे तमाम नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है। भूल गए आप हेमंत बिस्व शर्मा असम के चीफ मिनिस्टर थे, कांग्रेस पार्टी की चीफ मिनिस्टर थे। उनके ऊपर भी घोटालों का आरोप, कोर्ट में समन तलब, ईडी सीबीआई उनके यहाँ धावा बोला करती थी। ज्यों ही वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिए, वो चीफ मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दिए, वो उनके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं होता है। तो आज वो 2G 3G जीजाजी जो कहते थे, वो आरोपी आज जेल में क्यों नहीं है? जिस महंगाई की बात आप करते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आज महंगाई चौगुना बढ़ गई है। बच्चों का एडमिशन कराने आप जाइए तो विद्यालय में जो रेट आपको मिलेगा, जो फीस आपको देनी पड़ेगी, किताबों पे जो जीएसटी लगाई गई है, यहाँ तक कि कफन पे भी ये सरकार जीएसटी लगा दी है, कफन भी नहीं छोड़ा। तो ये स्थिति महंगाई और भ्रष्टाचार की है। आपने सवाल पूछा कि क्यों कमज़ोर हुए, तो ये हमारे नेताओं को तोड़ के, एक तो हमारे यहाँ, हम चूँकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ कहावत है कि दूसरे के सिंदूर से सुहागिन बनल बाऊ। हाँ, तो भारतीय जनता पार्टी में आप अभी रीता बहुगुणा जोशी से लेके सचिन पायलट से लेके ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेके अजीत पवार से लेते हुए नवीन जिंदल तक मैं पूरा एक फहरिस्त आपको गिना दिया। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में भी जितिन प्रसाद मंत्री हैं, कांग्रेस में भी मंत्री थे, सचिन पायलट तो मान लीजिए ईमानदारी से हमारे साथ अभी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी में भी मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री हैं। कुंवर आरपीएन सिंह की बात कर लीजिए, कांग्रेस पार्टी में भी मंत्री थे, यहाँ भी मंत्री हैं। जगदम्बिका पाल कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, आज चेयरपर्सन बने हुए हैं। तो आप दूसरी की पार्टियों से, आपके जनसंघ की वो नेता, आपके भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले वो नेता आखिर कहाँ हैं? इसी जिले की मैं बात करता हूँ, बहुत दूर मैं नहीं जानता हूँ। अनिल मौर्य घोरावल विधानसभा के सबसे पहले विधायक हाथी पे चढ़ के बने, बहुजन समाजवादी पार्टी से उन्होंने विधानसभा जीता। आज वो बसपा के विधायक थे और आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, 2 बार हो चुका। आप ओबरा विधायक और आज मंत्री हैं गौड़ जी, आप उनकी बात कर लीजिए, समाजवादी पार्टी से उनकी पैदाइश हुई, आज वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। इसके पहले राम दुलारे गौड़ भी दूसरी पार्टी में थे, वो भारतीय जनता पार्टी के थे। तो ये सिर्फ सोनभद्र का एक आंकड़ा, छोटा सा मैं आंकड़ा आपको दे रहा हूं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद कहाँ है, भारतीय जनता पार्टी की वो मूल कार्यकर्ता कहाँ है जो दिन रात जहाँ हुए शहीद मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, दीनदयाल की बात करते थे, अटल आडवाणी की बात करते थे, एक विचारधारा की बात करते थे, उन कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता आज किस स्थिति में है? पिछली सरकारों में जो समाजवादी या बहुजन समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी, उसमें कार्यकर्ताओं की एक हैसियत थी, वो जनता का कार्य करा लिया करते थे। यहाँ तक कि सीओ दरोगा कोतवाल से भी वो लड़के अपने किसी जनता का कार्य करा लेते थे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कि विधायकों, यहाँ तक कि मंत्रियों की वो हैसियत नहीं है कि वो एक होमगार्ड को भी कुछ कह के अपना काम करा ले। आज लगातार इस जिलों में मंत्रियों का दौरा हो रहा है, एकदम खिचड़ी की तरह हर रोज मंत्री आ रहे हैं। आप चंडी होटल से शुरू करिए और पूरी फ्लाईओवर से आप औरमोरा तक पहुंच जाइए, आपकी कमर टूट जाएगी, इतने गड्ढे इस रोड पे हैं। कोई मंत्री बोलने वाला नहीं है,
मंत्री आएंगे, सर्किट हाउस में रुकेंगे, डीएम कार्यालय में वो अपनी मीटिंग करेंगे, कार्यकर्ताओं से लंबी लंबी मंच पे भाषण देंगे। ज़मीन पर कहीं कोई नहीं। आज 10 साल सरकार हो गई, जो गोद गांव लिए गए थे उन गांवों का नाम भी आपको नहीं याद होगा कि वो कौन कौन से गांव थे जिनको उस वक्त के मौजूदा सांसद विधायक ने गोद लिया था। खरवार जी थे, अब चले गए सपा में। तो खरवार जी बिल्कुल समाजवादी पार्टी के वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे। मैंने कहा ना कि दूसरे के सिंदूर से आप सुहागिन हो। समाजवादी पार्टी की 2008-9 में वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष थे। अब उन्हें लगा कि नहीं, अब हो सकता है मोदी जी के लहर पर सवार हो गए। आखिर में मोदी जी के लहर पर वो सवार हुए और वो सांसद हुए। लेकिन उसके बाद जब मोदी सरकार से उनका मन उब गया, वो अपने फिर मूल घर में आ गए। तो दूसरे के सिंदूर से ही ये सरकार सुहागिन है और इस सरकार भारतीय जनता पार्टी का मूल कहीं नहीं है। आज इसका कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहा है। इसकी कोई, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, इसकी कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, इसके नेता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, एक काम जनता की नहीं करा पा रहे हैं, तो जनता की स्थिति क्या होगी, इस पर जनता को विचार करना चाहिए।